नमस्कार। बीच बहस के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं कि इस धरती पर हम लोग रह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन चीज़ों की है, तो बात आती है कि जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कुछ है तो वो जीवन है। लेकिन वो जीवन भी कैसा जीवन जो जीवंत ना हो, जिसमें सम्मान ना हो, जिसमें सुरक्षा का भाव ना हो, और उसमें सृजन तब तक नहीं आता जब तक आप आपस में अपने आप को ठीक नहीं रख पाते हो। और वो भी सृजन की शक्ति का सबसे बड़ा परिचायक अगर कोई है तो इस देश में मातृशक्ति को उसकी बात करी जाती है। और उसी मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए अगर कुछ लोग वहां पर उसको आघात पहुंचाने के लिए लगातार सन्नद्ध रहते हैं तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उसकी सुरक्षा के लिए सन्नद्ध भी खड़ा हो, उन आघातियों को दंडित करने के लिए जो लगातार अपने प्रयास लगातार करता रहे। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं कि महिलाओं से जुड़े क्या मुद्दे हैं और पुलिस प्रावधान, क्योंकि पुलिस एक ऐसी संस्था है जो लगातार सब लोगों की सुरक्षा के लिए काम करती है। इसीलिए कहते हैं कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। आज हम स्वागत करते हैं हमारे बीच जो पधारी हुई हैं श्रीमती पूजा अवाना जी। पूजा जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन दूरदर्शन के स्टूडियो में। आपके परिचय में मैं बताऊं, आप पुलिस अधीक्षक हैं क्राइम ब्रांच, दैट इज आईपीएस ऑफिसर, एसपी क्राइम ब्रांच, और इससे पहले प्रतापगढ़ और सिरोही में भी आप एसपी रही हैं। हाड़ी रानी बटालियन में आप कमांडेंट रही हैं और एसडीपी ट्रैफिक जयपुर भी आप रही हैं। तो एक अच्छा खासा आपका अनुभव है। 2012 बैच की आप आईपीएस अधिकारी हैं। तो पूजा जी, मुझे लगता है कि दूरदर्शन के आज के हमारे दर्शकों को आपके द्वारा बहुत कुछ अच्छी बातें जानने और सुनने को मिलेंगी। डेफिनेटली। पूजा जी, सबसे पहले बात जब आती है महिलाओं की सुरक्षा की, तो चीज़ें ये आती हैं कि हम उसकी सुरक्षा करें जो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाता है। तो कैसे हम लोग इस चीज़ को लें कि आप अपनी सुरक्षा खुद से करें और उसके बाद में सामने वाले की तरफ देखें? जैसा कि हम आज की सोसाइटी में देखते ही हैं कि महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें लगातार हर साल अगर हम कंपेयर करें तो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो ही रही है। महिलाओं के खिलाफ में जो चाहे वो डाउरी से रिलेटेड हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो रेप के केसेस हो, तो उसमें जिस तरह से हमारा क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि उस पे हम अंकुश लगाए और उसके लिए ठोस कदम हम अपनी ओर से उठाए। जैसे कि आपने अभी बताया कि महिला खुद अपनी सुरक्षा करने के लिए भी सक्षम है। इसके लिए लगातार सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी पुलिस के द्वारा दी जा रही है। महिलाओं में एक लगातार अवेयरनेस का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन आवाज़ हमारी तरफ से अभी राजस्थान पुलिस की तरफ से सभी जिलों में चलाया गया था, जिसमें महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके साथ में कोई भी घटना यदि होती है, कोई भी इस तरह की आपराधिक गतिविधि आपके आसपास होती है या आपके खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, उसको आप रजिस्टर करवाएं, पुलिस को बताएं, जिससे कि उस पर लगाम लगाई जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं में भी एक ये जागरूकता आए कि अत्याचार नहीं सहना है। बेसिकली अत्याचार बढ़ने का एक मेजर रीज़न ये भी है कि महिला जो हैं महिला शक्ति, जैसे कि हम कहते हैं कि सशक्त होने के साथ साथ उनमें ये टॉलरेंस पावर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ज़्यादा है, कि सहनशीलता इतनी रखती हैं, चाहे वो हम घरेलू हिंसा में देखें या चाहे हम इस तरह की जो वारदातें होती हैं, तो महिला खुल कर के इसके लिए सामने नहीं आती, वो खुल कर के इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। वो अपने यदि परिवारजन कोई उनके साथ में गलत करता है तो खुल के उसका सामना न करके उसके खिलाफ में केस रजिस्टर नहीं कराती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक चीज़ें हमारे सामने आएंगी नहीं और हम खुल के बात करेंगे नहीं, तब तक सुरक्षा कैसे उनको मुहैया करा पाएंगे। एग्जैक्टली। पूजा जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जब तक खुल के सामने नहीं आएंगे किसी से बात नहीं करेंगे। हम लोग सुनते हैं अपने घरों में कि घर ही है पहली पाठशाला और माता ही है प्रथम गुरु, और धन्य हैं वे लोग जो माँ से सीख पाते हैं। लेकिन वो माँ जो है उसकी अगर कुछ समस्याएं हैं, कुछ बातें हैं, तो वो कहे किससे? अगर घर के लोग नहीं सुन रहे हैं तो बाहर जाके कहे। लेकिन पूजा जी, जो घर के लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि जब बाहर आने जाकर के बात जो करे वो आप लोग तक बात पहुंचाने की वो कोशिश करेंगी, लेकिन हम उन लोगों तक भी तो बात करें जो लोग नहीं सुन रहे हैं। जो नहीं सुन रहे हैं वो क्यों नहीं सुन रहे हैं, उनकी अवेयरनेस या उनकी प्रॉब्लम्स, यानी कि दो तरफा मॉड्यूल पे काम करना पड़ेगा। महिलाओं पर भी काम करना पड़ेगा और जो लोग नहीं सुनते हैं घर में, जो प्रताड़ित करते हैं, उनके लिए जागरूकता के लिए भी, और साथ साथ में अगर दंडित करना हो तो उसके लिए भी। दोनों तरफ से कैसे हम लोग काम कर सकते हैं? देखिए, अवेयरनेस और एनफोर्समेंट
दोनों ज़रूरी जी। है। पहले तो लोगों में भी एक अवेयरनेस डालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन सिस्टम जैसा कि हम देखते हैं तो एक पैट्रियार्कल सिस्टम है। यहाँ पर पुरुष प्रधान माना जाता है फैमिली का, जी। और जो वो करे वो सही माना जाता है। लगभग यही परवरिश हमारी बचपन से रहती है। जी। हर घर की यदि हम देखें तो उसमें ज़्यादातर यही रहता है कि भाई पुरुष ही मेजर डिसीजंस लेते हैं, फैमिली के सारे डिसीजंस वही लेते हैं, और जो वो करते हैं ये बचपन से ही उनमें इंस्टिल कर दिया जाता है तो ठीक बच्चों ही में होगा। कि भाई वो ठीक ही होगा। तो ऐसे में उस सोच के साथ साथ भी बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है कि उसमें भी हम सेंसिटिव डालें, सोसाइटी को भी थोड़ा सा चेंज करें, समाज में भी एक थोड़ा सा इसके प्रति जागरूकता हम लेकर के आए। जी। तो ये जब तक ये पॉसिबल नहीं होगा तब तक बाकी सारी, जैसे कि हम लीगल डायमेंशन की जो बात करते जी। हैं वो बाद में आता है। लीगल डायमेंशन तब आता है जब आप सोसाइटी में वो अवेयरनेस और वो चेंज जब हम नहीं ला पा रहे हैं, तो जब ठोस कदम उठाने पड़ते हैं, जब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होता है, तब लीगल प्रोविजंस की बात आती है। दूसरी चीज़ है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति भी बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। जैसे फीमेल लिटरेसी शुरू से ही कम रहा है। जी। आज भी हम देखें तो सेक्स रेशियो पूरे भारत का ही जी। काफ़ी कम है। सेम चीज़ है कि अगर हम देखें कि फीमेल लिटरेसी की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी कम है। ड्रॉप आउट रेट अगर हम स्कूल्स में देखते जी, हैं exactly. तो वो बहुत कम है। तो वो अपने अधिकारों के प्रति ही जागरूक नहीं है। जब उन्हें अपने अधिकारों का पता चलेगा, जब उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा, और जब उन्हें ये एहसास होगा कि कितना ज़रूरी है कदम से कदम मिला के चलना, और वो कोई भी चीज़ हासिल कर सकती है, कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकती है अपनी मेहनत और लगन से। एग्जैक्टली। तो तब तक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी में चेंज नहीं आ पाएगा जब तक महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना हो। पूजा जी, आपने जो बात कही है ठोस कदम की, हम उन ठोस कदमों को भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जो लोग गड़बड़ करते हैं ना, उनको कई बार ये भी लगता है नहीं हो क्या जाएगा, तो क्या हो जाएगा और क्या हो सकता है, इसके बारे में ज़रा उन्हें मालूम चल जाए कि अगर आपने ये किया तो उसका खामियाजा ऐसे भुगतना पड़ेगा। तो वो जो डर है वो रहना चाहिए। कभी कभी इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने भाषणों में कहते हैं कि अगर ये डर है हमारे पड़ोसी देशों को और ऐसे लोगों को जो गड़बड़ करते हैं, तो ये डर ज़रूरी है। तो वो कैसा डर है, ज़रा उसके बारे में भी बताएं। ये बहुत ज़रूरी है। लीगल लॉज की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हम उठा करके देखें तो उसमें बराबरी का दर्जा महिला पुरुष को दिया गया है। कोई भी भेदभाव नहीं होगा महिला पुरुष के प्रति, चाहे वो सैलरी में हो, चाहे वो वोटिंग राइट्स में हो। 18 साल का यदि पुरुष है और 18 साल की महिला है, दोनों को बराबर राइट्स दिए गए हैं वोटिंग के, और बराबर ही काम करने का मौका दिया गया है। तो उसी के चलते स्पेशली विमेन क्योंकि वल्नरेबल है, उनके खिलाफ कई सारे हम क्राइम देखते हैं, चाहे वो छोटी बच्ची के साथ रेप के मामले हों, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो डाउरी डेथ्स हो। तो उसके चलते भी काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज इसके बारे में बनाए गए हैं। जैसे यदि किसी बच्ची के साथ में कोई इस तरह की घटना होती है माइनर के साथ में, तो पॉक्सो एक्ट स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया गया है, जिसमें कि उम्र कैद तक की सज़ा भी उनको हो सकती है। और इसमें यदि जैसा कि हम एग्ज़ाम्पल देखते ही हैं कि चाहे वो आशा राम जी वाले केस में ही क्यों ना हो, यदि ऐसा होता है तो राजस्थान पुलिस ने हर बार इसको सामने ला करके और एक उदाहरण पेश किया है कि यदि कुछ भी गलत होता है तो पुलिस ऐसी बच्चियों के साथ में खड़ी है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चाहे वो रिहैबिलिटेशन की बात हो, चाहे अवेयरनेस की बात हो, और चाहे उसको अंजाम तक पहुंचाने की बात हो जो क्राइम हुआ है, तो वो हमेशा से ही पुलिस की प्रायोरिटी रही है। वैसे ही जैसे रेप केसेस है तो उसमें भी तुरंत रजिस्टर करने का प्रावधान है, और उसमें भी हमने देखा है कि लगातार स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। इसके अलावा जैसे घरेलू हिंसा है, तो घरेलू हिंसा के मामले भी लगातार जैसे हम देखते हैं पिछले 10 सालों में कि लगातार स्पेशली लॉकडाउन में तो जो कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि लगभग 25% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। और कई बार ये केसेस ऐसे होते हैं कि अनरजिस्टर्ड होते हैं, और चाहे वो फिजिकल अब्यूज़ हो, इमोशनल अब्यूज़ हो, डाउरी के लिए टॉन्ट हो, तो महिलाएं
जब तक कि वो अति नहीं हो जाती तब तक उसको रजिस्टर कराने में या पुलिस के पास आने में या अपनी समस्या को बताने में हिचकिचाती है। ठीक तो बात बहुत है। ज़रूरी है कि यदि वो हमारे पास नहीं आ रही है तो हम उनके पास जाएं। Exactly. हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाके, जैसे कि ऑपरेशन आवाज़ में हमारा प्रयास था और अभी भी हम लगातार इसके लिए निरंतर कटिबद्ध है कि गांव-गांव जाकर के ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जी। आंगनवाड़ी के थ्रू और जो सिविल सोसाइटी एनजीओज वगैरह जो बने हुए हैं उनके साथ में मिलकर के महिलाओं के स्पेशली कार्यक्रम करें और उनको उनके लीगल लॉज के बारे में बताएं, वो किस तरह से थाने पे आ सकती है। महिला थाना स्पेशली इसी के लिए जी, डेजिग्नेट बिल्कुल। किया हुआ है। इसके अलावा विमेन हेल्पलाइन भी है पुलिस की, तो वो भी इसी के लिए स्पेशली डेजिग्नेट की हुई है कि कोई भी यदि आपके आस पड़ोस में भी कोई घटना ऐसी जी। होती है तो आप उसके बारे में तुरंत बताइए, जिससे कि हम उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। तुरंत एफआईआर रजिस्टर करने का प्रावधान है। उसके अलावा महिलाएं अपना बयान दे सकती है, स्टेटमेंट जो भी वो देती है उसके अनुरूप कार्रवाई होती है। मैम, जो आपने बात कही अभी उसमें मुझे थोड़ा सा एक पॉइंट ऐसा ध्यान में आता है कि हिंदुस्तान में अधिकांश बड़ी जनसंख्या जो है वो मध्यम वर्गीय परिवारों की है और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है कि उनके पास में उनकी इज्जत है, बाकी कुछ हो ना हो, और वो इज्जत अपनी नहीं खोना चाहते। ऐसे में जो 2 पॉइंट्स जो आपने छोटी बच्चियों का जिक्र किया कि अब ये हो गया तो हो गया, हमें गाड़ी आगे बढ़ानी है, जिंदगी आगे लेके जानी है, अब ये लेके जाएंगे, परिवारजनों में बात फैलेगी, अड़ोस पड़ोस में जाएगी, अभी तो किसी को भी नहीं पता है, तो इसको ढक दिया जाए। दूसरी बात इसी में मैं साथ में जोड़ता हूँ, सोशल मीडिया। जब हम देखते हैं कि इस समय साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में कुछ फोटोज़ मस्ती में, हंसी खुशी में, मजाक में किसी ने डाला और उस फोटो को एडिट करके या उसका कुछ वीडियो बना करके और उसके द्वारा प्रताड़ित करने की कोशिश करना, तो जो लड़की अंदर ही अंदर घुटती है और वो किसी से कह नहीं पाती है, तो वो अपनी इज्जत बनाए रखने का जो उपक्रम है, इसको कैसे आप लोग मेंटेन करेंगे? देखिए, इसमें वैसे तो सोसाइटी में भी चेंज लाने की ज़रूरत है कि इसके प्रति मतलब क्राइम को हम जितना ज़्यादा ढकते हैं जी। उतना ही ज़्यादा वो अपने पैर पसारता जा रहा है। यदि डिजीज़ छोटा है, यदि बीमारी छोटी है तो उसका इलाज करना इजी है। अगर किसी ने पहली बार आपको छेड़ा या गलत तरीके से बोला, आप उसी समय उसकी शिकायत करें, उसी समय पुलिस को इन्फॉर्म करें या उसी समय उसके परिवारजन उसको सपोर्ट करके और उस पर ठोस कदम उठाएं, तो उसको रोकना इजी है। क्योंकि हम वो, मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो सहन शक्ति इतनी ज़्यादा रखती हैं कि जब तक अति ना हो जाए तब तक हम उसको रजिस्टर नहीं करते हैं। तो वो उस स्टेज पर, जैसे कि हमने महिलाओं को भी अभी रिसेंटली इसमें काफ़ी मोटिवेट किया कि महिलाओं के ऊपर जो जिम्मेदारी है कि आप नेक्स्ट जनरेशन को आप ही तैयार करती है। घर में जो संस्कार डालते हैं वो आप ही डालते हैं। यदि आपकी बेटी कुछ गलत करती है तो आप बहुत जल्दी उसको टोक देते हैं, ये नहीं करना, या अगर इस रास्ते में कोई परेशानी आई तो आप रास्ता ही चेंज कर दें, बदल लीजिए। लेकिन जब बेटा ऐसा करता है, मान लो किसी को छेड़ के आया, किसी को परेशान करके आया, किसी के बारे में कोई गलत तरीके से टॉन्ट या कमेंट किया या रिमार्क किया, तो शायद हमारी वो सोच सोसाइटी की ऐसी है कि हम उसको नहीं टोकते या हम उसको उस सीरियस उसमें नहीं देखते कि भी आपने गलत किया है और आप इस चीज़ को सुधारो। तो वो सोच बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सोसाइटी की तरफ से भी होगा और साथ ही साथ हमारी पुलिस का भी यही प्रयास रहता है, कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए, CLG मेंबर्स के ज़रिए, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से जुड़ने के जरिए, कि उनमें भी एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप अपनी बेटियों पे कुछ भी गलत करती है तो रोक टोक लगाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि पुरुषों में भी आप वो संस्कार डालें, उनमें भी ये चीज़ बताए कि किस तरह से रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर छोटी घटना है, छोटी कोई बात हुई है, उसको तुरंत रजिस्टर करके, तुरंत संज्ञान में ला करके उसी समय यदि उसका इलाज हो जाए, उसी समय उसका स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हो जाए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इस पे लगाम लगाई जा सकती है आगे चल के। वैसे ही आपने जैसे सोशल मीडिया की बात कही, तो सोशल मीडिया आज की डेट में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर किसी के पास फ्री वाईफाई है, फ़ोन है, लगभग इंटरनेट हर जगह उपलब्ध है। तो यूथ स्पेशली कई बारी इसकी सेंसिटिवनेस को नहीं समझता है कि ये जो किसी का फ़ोटो डालना, किसी की गलत इमेज डाल देना, किसी के लिए गलत रिमार्क्स कर देना दूसरे व्यक्ति के ऊपर कितना ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि टीनेजर्स में भी हम वो एक एजुकेशन लेकर के आए, उनमें एक अवेयरनेस डालें, उनमें भी एक सजगता, एक सेंसिटिविटी उसमें डालें। और साथ ही जहाँ तक लॉ का प्रावधान है, तो IT एक्ट में भी इसके लिए प्रावधान है
और 354 सेक्शन 354 आईपीसी का, उसमें भी इसके लिए प्रावधान है। यदि कोई इस तरह से आपकी कोई इमेज डालता है, कोई जी। गलत फोटोज आपके मिसयूज करता जी। है, तो उनके खिलाफ में सख्त एक्शन लिया जा सकता है। पूजा जी, जब आपने कहा कि गलती को ढकना जो है, चीज़ों को ढकना वो सही नहीं है, और वैसे भी एक घटना से दूसरी घटना बनती है, एक घटना को अगर ढक देंगे तो वो घटना ख़त्म नहीं हो जाएगी। एक अत्याचार हटेगा, उसको ढकेंगे तो वो बड़ा रूप लेकर के सामने आएगा। मैं ज़रा फ्रेंडली पुलिसिंग के बारे में यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर किसी ने चाहा कि मैं जाता हूँ और मैं जाती हूँ और मैं वहाँ पर रिपोर्ट कराती हूँ, लेकिन तब भी उसके मन में ये है कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगी तो कैसा व्यवहार मेरे साथ में होगा, मुझे क्या क्या पूछा जाएगा, मुझे इंतज़ार कराया जाएगा, या फिर मेरे साथ में जो चीज़ हुई है कहीं उसका मजाक नहीं उड़ा दिया जाए, तो दैट इज़ अ फ्रेंडली पुलिसिंग। क्या पुलिस के पास में जाते हैं, कितनी जल्दी, कितनी सही तरीके से, कितनी सौम्यता के साथ में आपके साथ में व्यवहार होता है, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। देखिए, बहुत ज़रूरी है, जैसा कि नो डाउट समाज के मन में, सोसाइटी के मन में एक जनरल फियर है पुलिस को लेकर के। हर कोई इतने इजीली थाना को अप्रोच नहीं कर सकता, हर कोई इतने इजीली उनके मन में एक भय पुलिस को ही लेकर के रहता है। बाकी सारी चीज़ें तो बाद में आती है, पहले उनको ये लगता है कैसे एफआईआर रजिस्टर होगी, क्या लीगल प्रावधान है, क्या चीज़ें होंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि एक तो अवेयरनेस उनमें लीगल प्रोविजंस के प्रति आए। यदि हमें अपनी लीगल लॉज ही नहीं पता है, हमारे अगर हम केस रजिस्टर कराते हैं, किस तरह से कराना है, किस तरह से उस पर एक्शन लिया जा सकता है, जब तक वही पॉसिबल नहीं होगा तो तब तक जनता में एक वो फियर ऑफ अननोन भी जिसे हम कहते हैं, वो भी हमेशा रहेगा। तो इसके लिए पुलिस भी निरंतर प्रयासरत है। जैसे कि इसके चलते स्कूल्स में, कॉलेजेस में लगातार पुलिस के द्वारा प्रयास किया जाता है कि यदि कोई भी छेड़छाड़ की घटना होती है, आपके घर में यदि कोई इस तरह की गलत गतिविधि होती है, तो उसको आप आए, उसको रजिस्टर कराएं। तो पुलिस हर स्कूल में जाकर के उनको ये शिक्षा प्राप्त करवाई जा रही है कि आपकी क्या लीगल लॉज है। इसके अलावा जैसे निर्भया स्क्वाड पुलिस के द्वारा बनाया गया है, यदि किसी स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर कोई छेड़छाड़ होती है तो स्पेशली एक विमेन का स्क्वाड बनाया गया है, जैसे जयपुर सिटी में भी आप देखते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि महिलाओं में जो एक हेजिटेशन है कि वो अपनी बात किस तरह से रखे, तो महिला पुलिस यदि होती है तो मुझे लगता है कि उनमें कॉन्फिडेंस होता है और इनके लिए भी थोड़ा इजी होता है कम्युनिकेट करना और अपनी खुल के बात कहना। साथ ही साथ इसके अलावा जैसे विमेन हेल्पलाइन भी बनाई गई है। इसमें जो मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि जो परिवादी है, जो कंप्लेनेंट है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो एनोनिमस रखी जाती है, वो गुप्त रखी जाती है। तो जो भी कंप्लेनेंट है उसके बारे में ना तो मीडिया में ना और कहीं उसके बारे में उसकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। तो वो बेसिकली उनकी उस हेजिटेशन को और उनके उस डर को ही खत्म करने के लिए है कि उसके अलावा भी जैसे कि महिला थाना बनाए गए हैं, उनमें भी हमने एनजीओज और इस तरह की जो कमिटीज़ होती है, फैमिली वेलफेयर कमिटीज़, उनको रखा हुआ है, जैसे कि लोग आए और अपनी काउंसलिंग हो सके उनकी और खुल करके बात कर सकें उसके बारे में। ठीक बात है मैम। इसके साथ में जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, जो ग्रामीण परिवेश की हैं, जिनके अंदर डर है, जिनके अंदर सहन शक्ति ज़्यादा है, अगर मैं इनको थोड़ा एक तरफ हटके और दूसरी तरफ बात करता हूँ उन महिलाओं की, जिन महिलाओं के बारे में कहते हैं कि आज की नारी हमें है शक्ति। अब वो शक्तिमती नारी जब पढ़ लिख करके अच्छे तरीके से अपने ऑफिस जाती है, वहाँ पर काम करती है, उसको सैलरीज भी अच्छी मिलती हैं, लेकिन उसी ऑफिस में उसके साथ में, उसी कार्यस्थल में उसके साथ में जब कुछ गड़बड़ होती है तो वो लगता है कि अगर मैं इस चीज़ को बताऊंगी अपने बॉस को तो वो बॉस कैसे कम्युनिकेट करेगा, अगर मैं इसको पुलिस के पास में जाके बताती हूँ तो कहीं मुझे प्राइवेट नौकरी है, सरकारी में तो चलिए फिर भी एक बार हो सकता है कि उसके कुछ दिनों के लिए डिसमिस करें या फिर नहीं करें, वट एवर इट इज़, लाइक नौकरी जाने का खतरा नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा। ऐसे में कार्यस्थल पे शक्तिमती नारी के साथ में जो गड़बड़ होती है वहाँ पर वो क्या करें। देखिए, इसके लिए भी एक वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का लॉ बनाया हुआ है। इसमें बाकायदा एक कमेटी होती है जिसमें कि सिविल सोसाइटी भी जुड़ी रहती है, जितने भी कॉरपोरेट्स है उसमें ये मैंडेटरी है कि इस तरह की जो कमेटी है, यदि कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसको निष्पक्ष रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से उसकी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो जाए और उसके बाद में लगता है कि वाकई में कुछ गलत हुआ है या इस तरह की कोई घटना कारित हुई है
तो उसमें पुलिस में कंप्लेंट कराई जा सकती है। तो इसके लिए भी स्ट्रिंजेंट लॉ बनाया हुआ है। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि ये बात सही है कि महिलाओं में वो डर ज़रूर रहता है, वो एक हेजिटेशन उनके मन में ज़रूर है कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए या कहीं मेरी रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस डर के चलते ही मुझे लगता है कि एक बार ही आपने नज़रअंदाज किया, दूसरी बार नज़रअंदाज किया, लेकिन उससे वो क्राइम ख़त्म नहीं हो रहा है, वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और वो बढ़ते बढ़ते जब इतनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि अब असहनीय है या अब आप सहन नहीं कर पाओगे, तब जाके वो कंप्लेंट पुलिस तक पहुंच पाती है। तो बहुत ज़रूरी है, यदि छोटी सी भी इस तरह की घटना है, देखिए लॉज बनाए भी गए हैं और स्ट्रिक्ट भी है। अब वो ज़रूरी है कि लोगों में भी उनके लिए अवेयरनेस हो और वो आवाज़ उठाना सीखे। और यही हमारा मेजर हमारी भी प्रायोरिटी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को मोटिवेट करे कि भाई आप आइए, अपनी समस्या बताइए, जो भी प्रावधान है, लीगल प्रावधान है, उसके तहत आपकी मदद करी जाएगी। और जब तक ये इन पे हम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम उस क्राइम को रोक सकें। पूजा जी, एक और ऐसी घटना है जो सामान्य तौर पे कई बार लगातार घटती चली जा रही है। आपने निर्भया स्क्वाड की बात की, आपने ऑपरेशन आवाज़ की बात की, लेकिन हर गली में ये सब चीज़ें पहुँचे ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन सुबह 6 बजे अगर कोई महिला दूध की थैली लेने के लिए बाहर जा रही है और कोई बाइक वाला आता है और झपट्टा मार के उसकी चैन तोड़ के चला जाता है, और तब बात आती है, और आप जानते हैं कि सोने चांदी का व्यापार जिस तरीके से हिंदुस्तान में चलता है, आप किसी से जाकर के पूछेंगे कि आपके पास अंगूठी का बिल है क्या, या आपके पास आपकी चेन का बिल है क्या, तो 90% लोगों के पास में वो नहीं मिलता है। ऐसे में वो पुलिस के पास जाके कहे कि मेरी चेन तोड़ी गई है, और तो उसको क्या पूछा जाएगा और वो किस तरीके से जाके कहे, और फिर वो चीज़ें नहीं हो उसके लिए क्या प्रावधान है गली गली में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर पे? देखिए, वैसे तो हमारा गश्ती दल पुलिस का लगभग हर जगह रहता ही है। रात भर भी अलग अलग जगह पे फिक्स पिकेट्स भी लगाए जाते हैं, रात भर गश्त भी करी जाती है। नो डाउट इस तरह की जो ये चलन है, स्पेशली जो हम यूथ में ये चलन देख रहे हैं कि काफ़ी सारी नई इस तरह के जो यंगस्टर्स हैं जो बाइक तेज चलाते हैं, वो ज़्यादातर इस क्राइम में लिप्त है। अनएम्प्लॉयमेंट कहें चाहे हम, या चाहे यूथ है तो एक एनर्जी उनकी एक गलत दिशा में नेगेटिव उसमें रॉन्ग डायरेक्शन में जा चुकी है। तो ये चीज़ें ज़रूर हमारे सामने आती है, लेकिन इसमें हमारी कोशिश रहती है कि एक तो इस तरह की वारदातें बिल्कुल भी अनदेखी ना करी जाए। थानों पे और सभी जगह ये इंस्ट्रक्शंस है कि इस तरह की जो भी वारदात आपके सामने आती है तो उसको आप तुरंत रजिस्टर करें। कई सारी इस तरह की यंग लोगों की क्रिमिनल गैंग्स और इस तरह की पहले भी कई बार पकड़ी जा चुकी हैं, और अभी भी लगातार इसमें प्रयास जारी रहता है कि इनको हम रजिस्टर करके इनको अरेस्ट भी करें, और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा जितना स्ट्रिंजेंट एक्शन हम इनके खिलाफ में ले सकते हैं तो वो भी हमारी तरफ से लिया जाता है। Exactly, that is very fantastic discussion with you पूजा जी। मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें मालूम चली होंगी। अगर आपका कुछ और ऐसी कोई बात हो जो हमारे डिस्कशन में छूटी हो और कोई संदेश हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहती हो। मेरा यही संदेश है आमजन के लिए भी कि आप अपनी आवाज़ उठाइए। जहाँ भी आप अपराध देखते हैं, जहाँ भी आप गलत कुछ भी होता हुआ देखते हैं, ना केवल अपने साथ बल्कि अपने आस पड़ोसी के साथ में, जब तक आपकी आवाज़ हम तक पहुँचेगी नहीं, जब तक आप खुद ये चल कर के नहीं बताएंगे कि भी हमारे साथ में गलत हुआ है, तो तब तक पुलिस के लिए भी मुश्किल है और इस सोसाइटी के लिए भी उस चेंज को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल है कि भी महिलाएं असुरक्षित हैं, तो उनको सुरक्षा मुहैया कराना हमारे लिए तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तक आप हमें नहीं बता पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आवाज़ उठाइए, हम तक अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचाइए ताकि उसके बारे में हम ठोस कदम उठा सकें। एक्जेक्टली, अपनी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और ये बात भी समझ लीजिए कि डर का जीना तो कब तक जीना। ये तो हम तो राजस्थान के रहने वाले हैं, यहाँ पर रानी पद्मिनी जैसी नारियाँ हुई हैं जिन्होंने कि उनके शरीर को कोई दूसरा कहीं आँख उठाकर देख तक ना ले, इसके लिए यहाँ जौहर हुए हैं, साके हुए हैं। ऐसे में डर करके जीना ये किस तरीके का जीना हो सकता है? शायद उस डर को निकाल लीजिए। पुलिस आपके साथ में है, द वेरी फ्रेंडली पुलिस जो पूजा जी ने बात कही है। अब वो समय नहीं है जो 10 साल या 20 साल पहले का था। एक सौम्य चेहरा लेकिन कठोरता के साथ व्यवहार करता हुआ अपराधियों से, ये सब कुछ हमें पुलिस में देखने को आज के समय में मिल रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में पूजा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।